हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आप सोच रहे होंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अगर सामान्य अर्थ में हम बोले तो राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की जो भावना होती है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। जैसा मैंने आपसे बोला कि सामान्य अर्थ में बोले तो राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की जो भावना होती है, एकजुटता की जो भावना होती है उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। पुनर्जागरण, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पहले लोग जैसे अंधकार में जी रहे थे तो अंधकार काल से जो बाहर निकले पुनः जागरण हुआ उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो बीजारोपण हुआ वो पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। तो यहाँ से जैसे आ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप के में सामने आई। मतलब कि इसका हुआ कि 19वीं शताब्दी में इसका जो रूप है बहुत बड़ा हो गया। राष्ट्रवाद की जो भावना है बहुत आगे जा चुका था। इसके कारण ही यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरित रहे। मतलब कि इसके पीछे कारण भी रहे। राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण हुआ इसके पीछे कारण भी है और इसके परिणाम भी हुए। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में जो राष्ट्रीय की भावना लोगों में आया, जो राष्ट्रवाद की भावना आया, वो फ्रांस की राजक्रांति के बाद जो है नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहाँ पे आ रहा है नेपोलियन। ये नेपोलियन कौन था? जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन हम बोले तो नेपोलियन जो था फ्रांस के इतिहास में फ्रांस में एक सैन्य अधिकारी के रूप में वो काम करता था। नेपोलियन के जो विजय अभियान बहुत ज़्यादा थे, इसके कारण उसे जो है 5 डायरेक्टरों में एक पद नेपोलियन को नियुक्त किया गया था। तो माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन के समय जो है फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरा यूरोप चीखता था। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेपोलियन का महत्व बहुत ज़्यादा था उस टाइम, क्योंकि बोला जाता है कि नेपोलियन ने लगभग पूरी यूरोप महादेश पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना आया फ्रांस की राजक्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सब साधारण की वस्तु बना दिया। फ्रांस क्रांति जो हुआ उसके बाद जो हुआ जो अखबारों, सड़कों और सब साधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन जो अधिकार किया था उसके द्वारा जो है कई नवयुग मतलब कि नया जो युग होता है उसका संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। जर्मनी और इटली, तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि जर्मनी और इटली किस महादेश में है, तो यूरोप महादेश में है।
जिसे नेपोलियन ने भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की थी, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी के कारण जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के नीतियों के कारण ही जो है फ्रांस में देशभक्तिपूर्ण की विक्षोभ जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1815 में एकत्र हुई। नेपोलियन का जो पतन हो गया तो यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी ऑस्ट्रिया की राजधानी और वीना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वीना में 1815 में एकत्र हुए। अभी इसके बारे में डिटेल में है तो हम बताएंगे क्या है ये, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। नेपोलियन के पहले जो व्यवस्था लागू हो रहा था, जो चलते आ रहा था, उसी व्यवस्था को पुनः वहां पे स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। नेपोलियन के विजय ने अस्त व्यस्त जिसे कर दिया था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थीं। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में, और इसका जो चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसका सम्मेलन का चांसलर बना था। ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रिया में हुआ। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। मतलब कि वो जो है अगर पुनर्जागरण जो राष्ट्रवाद जो था उसके विपरीत वो था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि वियना सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने। गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किसकी देन थी, तो फ्रांस की क्रांति की देन थी। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। जो गणतंत्र और प्रजातंत्र था उसका विरोध करना और पहले की जो चलती आ रही थी उसको स्थापित करना जो था मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो जिसका उद्देश्य के कारण क्या हुआ कि नेपोलियन युग था वो उसका अंत करना था और मेटरनिक युग की शुरुआत करना था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मेटरनिक युग क्या है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली का पूरा विभाजन कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश जो है बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य जो थे पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत जो है हब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। तो मतलब है कि इटली का पूरा विभाजन कर दिया और जिसमें जो है
सिसिली और नेपल्स जो है बुरो वंश के सम्राट जो थे फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास का जो राज्य था वो पोप को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेसिया जो थी ऑस्ट्रिया की प्रभुता, ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। परमा, मोडेना और टस्कनी के पे हब्सबर्ग राजवंश को दिया गया। जेनेवा और सर्निया को पिडमाउंट में सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया। जर्मनी में 39 रियासत का संघ बना, जिस पे अधिकार जो है अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का था, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, वो हर संभव प्रयास किए कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना की। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो फ्रांस में भी पहले की जो व्यवस्था चलती आ रही थी उसको स्थापित करना था। इस तरह वीना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। वीना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में, वो प्रतिक्रियावादी जो शक्तियां थी, प्रतिक्रियावादी जो देश थे, उसकी विजय थी। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वीना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस में भी जो पहले से व्यवस्था आ रही थी, बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और उसका जो राजा बनाया गया, फ्रांस का जो राजा लुई 18वां को बनाया गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि फ्रांस में जो वीना सम्मेलन के बाद जो तहत किस राजवंश की स्थापना हुआ, तो बुर्बो राजवंश का। और फ्रांस का राजा कौन बना था, तो लुई 18वां को बनाया गया था। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। लुई 18वां जो था वहाँ की व्यवस्था को समझा, बदली परिस्थिति जो थी नेपोलियन के कारण, और फिर उसने जो पहले से जो व्यवस्था चलती आ रही थी उसने वहाँ का लोगों पे नहीं प्रयास किया कि थोपने का। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी में को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। तो संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया, तो 2 जून 1814 ईस्वी को। किसने किया, तो लुई 18वां। लुई 18वां कौन था, तो फ्रांस का राजा, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। तो संवैधानिक घोषणा पत्र कब से कब तक लागू हुआ, तो 1814 से 1848 तक चला। चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। चार्ल्स 10 जो था उसमें कुछ फ्रांस के परिवर्तन किए, लेकिन 1830 की क्रांति जो था उसमें देखा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे यूरोप आफ्टर दी कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद का ये क्षेत्र है। इधर फ्रांस हो गया, ये स्विट्जरलैंड है, और इधर ये जो है इटली है, जूता का आकार का। ये इसको बांट दिया गया था, ये हो गया। ये पोप का था, पोप को दिया गया था नीचे। चलिए आगे समझते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति, जो चार्ल्स 10 ने प्रतिक्रिया उसको
चेंज करने की किया था। चार्ल्सटन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। तो चार्ल्सटन कौन था? तो चार्ल्सटन एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। संवैधानिक जो घोषणा पत्र था उसमें कई गतिरोध उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया। चार्ल्सटन के द्वारा पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिग्ने ने पूर्व लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। पोलिग्ने जो था लुई 18वां के द्वारा जो नागरिक संहिता का चालू किया गया था उसको रोका हुआ वर्ग की स्थापना तथा शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया और तथा उसे विशेष अधिकार दिया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जिसमें राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी उन लोगों ने इसे एक चुनौती समझा और क्रांति के विरुद्ध जो है षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्ने के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्सटन ने इस विरोध के प्रतिक्रियावादी 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का काम किया। जब उन लोग में प्रतिक्रिया विरुद्ध हुआ, जब क्रांति की विरुद्ध षड्यंत्र समझा उन लोग वहाँ के लोगों ने, तब जो चार्ल्सटन था उसने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया जो उदार तत्वों का गला घोटने का काम किया। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में जैसे कि चार्ल्सटन ने 4 अध्यादेश कब जारी किए? तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जब चार्ल्सटन 4 अध्यादेश जारी किया तो उसके विरोध में जो है पेरिस में क्रांति हुई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब होता है कि एक अपने ही अंदर, जैसे कि फ्रांस है तो फ्रांस के अंदर ही फ्रांस के लोगों में युद्ध होना, क्रांति होना, इसे कहते हैं गृह युद्ध। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्सटन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में जो है बुर्बो वंश की शासन का अंत हो गया। जब ये फ्रांस में क्रांति हुई 28 जून 1830 ईस्वी को, तो जो है चार्ल्सटन जो है फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, जिसके कारण बुर्बो वंश जो था चलते आ रहा था। नेपोलियन के बाद जो वंश स्थापित हुआ था बुर्बो वंश फ्रांस में, उसका अंत हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? तो आप यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर 60 शब्द में आए तो 60 शब्द में दीजिएगा और शब्द की महत्व बहुत होता है तो इससे ना ज़्यादा दें ना कम दें। 60 शब्द थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, बट शब्द के महत्व को समझिएगा। अगर 150 शब्द में आएगा तो 150 शब्द में जवाब दीजिएगा। आगे देखते हैं। तो फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणामतः बुर्बो वंश के स्थान पर ऑरलेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जुलाई 1830 की क्रांति, इसके बाद बुर्बो वंश का अंत हुआ और इसके बाद ऑरलेंस वंश की गद्दी वहाँ पे स्थापित हुआ। इस वंश के शासक जो थे लुई फिलिप ने उदारवादियों और
पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी। आर्लियस वंश के जो शासक है लुई फिलिप जो है वो उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस के जनता के साथ का समर्थन उन्हें मिला। अतएव उसकी नीतियां जो है उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र की निमित्त रही। ये जो लुई फिलिप थे वे फ्रांस के जो लोग थे उनके पक्ष में थे तथा संवैधानिक गणतंत्र की निमित्त रही। 1830 के प्रभाव। अब कोई क्रांति होता है तो उसका प्रभाव भी तो होता है। जैसे कोई भी क्रांति हो या कोई राष्ट्रवादी है तो उसका रीजन भी है, कारण भी है और उसका परिणाम भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जुलाई 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव है। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। जैसे बुर्बोर वंश जो था वो कट्टर राजसत्ता था तो उसका अंत हो गया। वास्तव में यह क्रांति जो था मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, वो मध्यम वर्ग के लोग थे और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। सब लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी उसका देन था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा बिना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। फ्रांस की क्रांति मतलब लोगों में जो पुनर्जागरण हो रहा था उसको स्थापित किया तथा जो कांग्रेस के उद्देश्य थे वियना सम्मेलन के अकॉर्डिंग जो हुआ था उसका अंत हुआ। इसका प्रभाव जो है संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्तिपूर्ण की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति के द्वारा जो हुआ यूरोप में राजनीतिक एकीकरण हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ तथा राष्ट्रवाद के विकास का जो है रास्ता आगे निकला, प्रशस्त हुआ। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। इस क्रांति के बाद जो है इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूनान, पोलैंड और हंगरी में भी राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ा। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बुर्बोर राजवंश के बाद जो आर्लियस वंश की स्थापना हुआ था उसका जो शासक था लुई फिलिप, इसके विरुद्ध भी आगे चलकर आवाज उठने लगी। तो आगे देखते हैं। सन 1848 ईस्वी की क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने तो लिखेगा कि लुई फिलिप कौन था, तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो विरोध कर रहे थे लुई फिलिप के विरुद्ध जो खड़े थे उन लोगों को खुश करने के लिए लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया और गीजो को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कि राष्ट्रवाद के विरुद्ध था जो गीजो। यहाँ से आएगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था, तो 1840 ईस्वी में। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। ये गीजो जो था वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक ये सब जो सुधार होते हैं कोई भी समाज में जब होता है तो ये सब सामाजिक, आर्थिक सुधार ये सब देखा जाता है, तो ये सब के गीजो विरोध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया,
जिसने शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत भी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग जो था उसको अपने साथ रखना पसंद किया। जो वहाँ के शासन के कार्य जो थे उसमें उनका रुचि नहीं था, फिर भी वो वहाँ पे उनको रखा गया था और जिनकी संख्या भी बहुत कम थी, अल्पमत। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। गीजो को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसके बाद से किसी का रुचि नहीं होने के कारण अगर कोई शासन चलता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री को सशक्त रहना चाहिए। और जो गीजो था उसको तो रुचि ही नहीं थी, जिसके कारण जो क्या हुआ कि देश में जो है भूखमरी एवं बेरोजगारी जो है व्यापक होने लगी, बहुत अधिक होने लगी, जिसकी वजह से जो है गीजो की आलोचना करने लगे। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। तो 22 फरवरी 1848 में पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पेरिस में जो है 22 फरवरी 1848 ईस्वी में विशाल भोज का आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में? तो थियर्स के नेतृत्व में। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तो 24 फरवरी को जो है लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ा और उसके बाद जो है नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की, जिसके बाद जो है 21 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क पुरुष थे उन लोग को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों के नेता लुई ब्लॉ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? तो लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ये जो लामार्टिन था और लुई ब्लॉ था, दोनों में जो है मतभेद हो गया और फिर उसके बाद लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली एवं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के कोई भी अगर देश में होता है तो उसके आसपास जो देश होते हैं वहाँ पे कोई किसी भी देश में अगर क्रांति होती है तो उसके आसपास का देश पे प्रभाव उसका पड़ता है। तो जर्मनी तथा इटली के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। इस क्रांति के बाद जो हुआ, फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हो गया, उसके बाद जो है उसके आसपास के देशों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके बाद ही है जो इटली और जर्मनी में एकीकरण की भावना का उजागर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इटली का एकीकरण और इसमें क्या-क्या कौन-कौन से लोग भाग लिए थे और क्या-क्या काम किए थे, ये इसका डिस्कशन करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।